हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी अवहट और डिंगल, इन सभी टॉपिकों का फटाफट से रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, ये रिवीजन एक्सप्रेस का वीडियो नंबर 7 है दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में एक एक टॉपिक को क्लियर रूप से समझेंगे और साथ ही साथ शॉर्ट नोट के साथ इसका जो महत्वपूर्ण जितना भी बिंदु है उसको भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप अपना नोट कॉपी लेकर के बैठे होंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है कि आखिर हिंदी की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग समझेंगे कि हिंदी शब्द का उत्पत्ति का संबंध भारत में बहने वाली सिंधु नदी से है। ठीक है, भारत में बहने वाली किस नदी से है? तो सिंधु नदी से है। चलिए आइए समझते हैं कि आखिर हिंदी की उत्पत्ति भारत में बहने वाली सिंधु नदी से कैसे है। ठीक है, देखिए, उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो था वो इधर का एरिया जो है उत्तर पश्चिम का एरिया है, जो भी ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान वाला भाग हो गया। ठीक है, और इधर यूरोप वाला भाग जो हो गया, ठीक है, वो उत्तर पश्चिम वाला इलाका हो गया। ठीक है, तो वहीं से आमतौर पर उसी क्षेत्र से आक्रमणकारी लोग, यात्री लोग, व्यापारी लोग यहाँ पास भारत में पहुँचे थे। तो उनको भारत में आने के लिए या सिंध देश में आने के लिए सिंधु नदी को क्रॉस करना होता था। ठीक है, सिंधु नदी को क्रॉस करना होता था। और आपको पता होगा कि सिंधु नदी के चलते ही यहाँ पास सिंधु सभ्यता जो है वो यहाँ पास गठित हुआ था। अब सिंधु सभ्यता के ही चलते भारत का जो एक नाम है वो सिंधु देश है। ठीक है, भारत का पुराना नाम क्या है? सिंधु सभ्यता के चलते सिंधु देश भी भारत का नाम बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये लोग क्या हैं कि सिंधु नदी को पार करके भारत देश में या सिंधु देश में आते थे। ठीक है, तो इसी के चलते, ठीक है, ये सिंधु नदी के चलते प्राचीन काल से क्या होता था कि भारत और ईरान यानी कि फारस का संबंध जो है वो बहुत अच्छा रहता था। तो ईरानी लोग जो है वो भारत आते थे तो सिंधु को क्रॉस करके आते थे। ठीक है, तो देखिए, सिंधु को ये लोग हिंदू उच्चारण करते थे। सिंधु को क्या उच्चारण करते थे? तो सिंधु को ये लोग हिंदू उच्चारण करते थे। जैसे यहाँ पास देखिए, जो स है ना दोस्तों, ठीक है, वे लोग क्या करते थे कि इस स के जगह पर वे लोग ह का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पास हम लोग स के जगह पर ह का इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, और साथ ही साथ इस वाला ध के जगह पर से देखिए, इस वाला ध के जगह पर वे लोग द का उच्चारण करते थे, तो द वाला यहाँ हो गया। तो इस केस में ये क्या बन गया? तो इस केस में ये बन गया सिंधु से हिंदू बन गया। क्या बन गया? सिंधु से हिंदू बन गया। ठीक है, तो देखिए, पहलवी भाषा के प्रकृति के कारण इसमें ध्वनि परिवर्तन होता है। तो सिंधु से वो क्या बोलते थे? हिंदू। तो आपसे प्रश्न आएगा कि आखिर वो लोग स के जगह पर ह और ध के जगह पर द क्यों लगाते थे? तो पहलवी भाषा का यही प्रकृति होता है कि वो लोग ध्वनि परिवर्तन करके भाषा का उच्चारण करते हैं। तो इसी के चलते जो है ना, स के जगह पर ह हो गया और ध के जगह पर के द हो गया। ठीक है, आप इतना इसको क्लियर रखिए। अब देखिए, सिंधु से वो लोग क्या बोलते थे? हिंदू। अब हिंदू से क्या बन गया? हिंद बन गया। हिंदू से क्या बन गया? हिंद बन गया। ठीक है, अब हिंद में फारसी भाषा का संबंध कारक ई लगने पर, फारसी भाषा का संबंध कारक ई लगने पर ये क्या बन गया? ये बन गया दोस्तों हिंदी। क्या बन गया? हिंदी। अब हिंदी का अर्थ क्या होता है? माने हिंद का। हिंद का मतलब आप क्या समझे? माने हिंद देश का निवासी। ठीक है, तो हिंद देश का निवासी क्या हो गया? हिंदी हो गया। यानी कि इसी को कहते हैं कि हिंद देश की भाषा को क्या बोलते हैं? तो हिंदी बोलते हैं। हिंद देश की भाषा को क्या बोलते हैं? तो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप यही याद कीजिएगा कि जो हिंदी का विकास हुआ था वो कई चरणों में हुआ था। यानी कि सबसे पहले सिंधु, फिर उससे बन गया हिंदू,
फिर बन गया हिंद, और उसमें फारसी भाषा का संबंध कारक ई लगने पर बन गया हिंदी। क्या बन गया? हिंदी। तो कितने क्रम में हिंदी का विकास हो गया? ठीक है, तो देखिए पहला में सिंधु, दूसरा में हिंदू और तीसरा में हिंद में ई लग गया। ठीक है, तो यहाँ पास इतने चरणों में जो है वो हिंदी का शब्द बन गया। हिंदी शब्द जो है ना मूलतः क्या है? फारसी का शब्द है। हिंदी शब्द क्या है? फारसी का है। यानी कि हिंदी शब्द हिंदी का नहीं है। हिंदी शब्द किसका है? तो याद रखिएगा कि हिंदी शब्द जो है वो फारसी का है। हिंदी शब्द हिंदी का नहीं है। क्लियर? अब आगे देखिए, हिंदी शब्द हिंदी का नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे कि कुछ जो कट्टर हिंदी प्रेमी है ना, वो नहीं मानते हैं कि हिंदी शब्द हिंदी का नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बात सही है, जो हिंदी शब्द है ना वो हिंदी का खुद नहीं है। आगे देखिए, अर्थ के दृष्टि से हिंदी का दो तरह का अर्थ निकलता है। पहला अर्थ निकलता है हिंद देश के निवासी। मतलब आपसे कोई व्यक्ति यदि हिंदी बोल रहा है डायरेक्ट, तो अभी तो हम लोग जान गए कि हिंदी भाषा है, लेकिन पहले डायरेक्ट जब हिंदी बोला जाता था तो उससे दो अर्थ निकलता था। एक तो कि हिंद देश का निवासी, और दूसरा कि हिंद देश की भाषा हिंदी। तो देखिए पहले जो है वो हिंद देश के निवासियों को हिंदी बोला जाता था। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले जब कोई यहाँ से ईरान में जाता था तो उसको बोला जाता था कि हिंदी आ गया, हिंदी आ गया। ठीक है, देखो ये हिंदी है, देखो ये हिंदी है। लेकिन अब आ जाइएगा तो बोलेगा कि देखो ये इंडियन है, बोलेगा ना। तो उसी चीज़ को लिखा गया है कि अब या तो हिंदुस्तानी बोलेगा या तो इंडियन बोलेगा, लेकिन पहले हिंदी बोला जाता था कि हिंदी आदमी है ये। अब देखिए दूसरा जो अर्थ इसका निकला कि हिंद देश की भाषा, तो पहले जो था ना वो भारत में जितने भी भाषा बोला जाता था, विदेशी लोग इसको हिंदी ही मानते थे। विदेशी क्या मानते थे? उसको हिंदी ही मानते थे। लेकिन सब भाषा को हिंदी कहना गलत है। क्या है कि भारत के संविधान में 22 भाषाओं के बारे में चर्चा किया गया है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो सब भाषाओं को यदि हम लोग हिंदी कहेंगे तो गलत ना है, क्योंकि 22 प्रकार की भाषा हम लोग के संविधान में शामिल है। तो कौन कौन भाषा है, चलिए एक नज़र डालते हैं उस पर। जैसे असमिया, बंगाली, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, संस्थाली और मैथिली। तो सब भाषा को यदि कंबाइन करेंगे और इसको हिंदी बोलेंगे तब तो ये गलत है। क्या है कि हिंदी भी इसमें देखिए, हिंदी में यहाँ पास इसमें शामिल है, हिंदी भी इनमें से एक भाषा है। तो इसीलिए अब हर भाषा को हिंदी नहीं कहा जाता था, लेकिन पहले विदेशी लोग इसको बोलते थे हिंदी। क्लियर? चलिए आगे देखिए। आगे है दोस्तों कि विश्व में लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती है, जिनमें हिंदी भी क्या है? तो एक भाषा है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में हिंदी का रैंक कितना है? तो तीसरा रैंक है इसका वर्तमान में, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली और समझे जाने वाली भाषा में। अब देखिए हिंदी क्या है? तो हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है। भारत की क्या है? राजभाषा है। याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है। सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है हिंदी। राजभाषा कहने का मतलब कि सरकारी कामकाजों में हिंदी ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी का 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी का कितनी उपभाषा है? तो 5। पहला है राजस्थानी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है पूर्वी हिंदी, चौथा है बिहारी और पांचवा है पहाड़ी। और आगे हम लोग एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषा आएंगे, पूर्वी हिंदी में कितने आएंगे, पहाड़ी में कितने आएंगे। ठीक है, सभी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ है हिंदी की 18 बोलियाँ, इसको भी हम लोग आगे पढ़ लेंगे, अभी इसको स्किप करते हैं। ठीक है, हिंदी की 18 बोलियाँ अभी स्किप करते हैं, आगे हम लोग बेहद अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए। भारत में वर्तमान में 780 से भी विभिन्न मातृभाषा जो है वो बोली जाती है। भारत में वर्तमान में 780 से भी अधिक मातृभाषा बोली जाती है। संधा भाषा सिद्धों द्वारा अपनी अंतः साधनात्मक
अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त भाषा है। ठीक है, मैंने जो संधा भाषा है ना, वो पहले के सिद्धों की क्या है, एक साधनात्मक भाषा है। इसमें प्रतीकों के सहारे अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त किया जाता है। हमने प्रतीक से उस समय व्यक्त किया जाता था, इसलिए इसका तात्पर्य प्रतीकों के खुलने पर ही प्रकट होता है। सिद्धों ने अपनी रचना मुख्यतः अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में की है। तो प्रश्न आएगा कि सिद्धों ने अपनी रचना किस भाषा में की है, तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में। ठीक है, मेनली यही लाइन यहाँ से इंपोर्टेंट है, बाकी ऊपर का इंपोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, आगे है कि सरह या सरहपा या सिद्ध सरहपा, ये जो थे ना, ये 8वीं सदी में, ठीक है, 8वीं शताब्दी में बोल सकते हैं, सदी में हिंदी, मैथिली, उड़िया, बंगाली के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो कौन? सरहपा। सरहपा हिंदी, मैथिली, उड़िया, बंगाली के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। सरहपा का जो मूल नाम है वो है राहुल भद्र। सरहपा का मूल नाम क्या है? राहुल भद्र है। ये जो है पाल शासक धर्मपाल के समकालीन हैं, और धर्मपाल का समय है 770 से 810, यानी कि सरहपा का भी समय है 770 से 810 ईस्वी। ठीक है, धर्मपाल के समकालीन हैं। बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा के प्रवर्तक आदि सिद्ध इनको माना जाता है। बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा के प्रवर्तक थे, और इनको आदि सिद्ध भी माना जाता है, सबसे पुराने सिद्ध। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास सिद्धों की वाणियों से शुरू किए हैं। क्या किए हैं? तो सिद्धों के वाणियों का 1-2 छंद लिए हैं और उसी से शुरू किए हैं। पुष्पदंत अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे, जिनकी 3 रचनाएं जो है वो इस प्रकार है। पुष्पदंत क्या है? तो अपभ्रंश भाषा के महाकवि हैं। ठीक है, पहला है महापुराण, दूसरा है जस हरिचरित, इसको यशोधरा चरित बोलते हैं, और तीसरा है नाय कुमार चर्यव, इसको बोलते हैं नाग कुमार चरित। ठीक है, ये अपभ्रंश भाषा में है। अपभ्रंश क्या है इसको हम लोग जानेंगे आगे। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है, आप याद करते चलिए। देखिए आगे है आचार्य हेमचंद्र जी के बारे में। तो इनका समय है 1088 से लेकर के 1079 तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास 1179 तक। ठीक है, आगे देखिए, आचार्य हेमचंद्र सूरी इनका पूरा नाम है। आचार्य हेमचंद्र सूरी इनका पूरा नाम है। व्याकरण ग्रंथ जो इनका है वो है सिद्धेम शब्दानुशासन। क्या है? सिद्धेम शब्दानुशासन। ठीक है, इसमें 6 प्रकार की प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया गया है सिद्धेम शब्दानुशासन में। तो आचार्य हेमचंद्र का जो व्याकरण ग्रंथ है उसका नाम क्या है? सिद्धेम शब्दानुशासन। कितने प्राकृत भाषा है? तो 6 प्राकृतिक भाषा हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि विद्यापति की 2 पुस्तक जो है वो अवहट में है। एक तो कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका। ठीक है, अवहट क्या है आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन विद्यापति के जो 2 पुस्तक है वो अवहट में है, एक कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका। ठीक है, हिंदी का विभाजन क्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हिंदी का उत्पत्ति पर यदि जोर दिया जाए तो इसका जो उत्पत्ति है सबसे पहले वैदिक संस्कृत था, और दूसरा था लौकिक संस्कृत भाषा। ये संस्कृत भाषा के ही 2 रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आया, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया और फिर अवहट आया। इसके बाद हम लोग प्रारंभिक हिंदी बोलते हैं या प्राचीन हिंदी, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो क्रम है वो याद रखिएगा आप। ठीक है, तो मोटा मोटी यदि क्रम आप याद रखिएगा तो सबसे पहले संस्कृत याद रखिएगा, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और फिर आधुनिक या प्राचीन हिंदी। ये प्रश्न आता है, ये जो है प्रश्न जो है ये आता है क्रम में सजाने के लिए आपसे बोल देगा। ठीक है, अब देखिए, हिंदी भाषा के उद्भव
एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ता ने आज के प्रारंभिक हिंदी के रूप को पुरानी हिंदी या अवहट के नाम से अभिहित किया है, जिसका सही क्रम जो है वो इस प्रकार दिखाया गया है। यानी कि पुरानी हिंदी का एक और नाम क्या है? अवहट। पुरानी हिंदी का एक और नाम क्या है? अवहट है। तो अवहट कौन भाषा है? आप समझ गए होंगे कि पुरानी हिंदी का ही एक रूप है अवहट। चलिए कोई बात नहीं है, अभी हम लोग इसको और विस्तृत तरीका से समझेंगे। अब देखिए, भारतीय आर्य भाषा के काल विभाजन हम लोग करेंगे और सभी के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मतलब भारतीय आर्य भाषा काल 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसका जो समय काल है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। तो आपसे प्रश्न आएगा कि बताइए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय अवधि है तो क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का जो समय है वह है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी। ध्यान दीजिए, 1000 ईस्वी बोला जा रहा है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का जो समय अवधि है वह है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक है। ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का समय अवधि क्या है? 1000 ईस्वी से अब तक है। दोस्तों, यहाँ से आप इसका टाइमलाइन अवश्य याद कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न डायरेक्ट आता है, ठीक है, और बहुत आसान भी है। अब देखिए, अब हम लोग हर एक पार्ट को बांटेंगे। जैसे कि यदि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो है ना, इसको भी हम लोग अब पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे। तो देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। इसमें भी एक तो है वैदिक संस्कृत, इसमें भी क्या है? एक है वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत का जो समय अवधि है वह 1500 से लेकर के 1000 है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है। हम लोग इसको भी 2 भाग में बांट लिए। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है इसको 2 भाग में बांटे। एक तो है वैदिक संस्कृत और एक है लौकिक संस्कृत। क्या है? लौकिक संस्कृत है। और वैदिक संस्कृत का समय काल जो है वह है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, ये वैदिक संस्कृत हो गया। और लौकिक संस्कृत का जो समय अवधि है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व हो गया। तो इसका समय अवधि बीच में मिल गया ना, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैदिक का 1500 से 1000 ईसा पूर्व और जो लौकिक संस्कृत है इसका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल को यास्क और पाणिनि ने छांदस बोला है, कंबाइंड रूप को छांदस बोला है। लेकिन 2 भाग में बांटेंगे तो एक वैदिक संस्कृत हो जाएगा, एक लौकिक संस्कृत हो जाएगा। वैदिक संस्कृत का समय अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत का समय अवधि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य संस्कृत को पाणिनि ने लौकिक संस्कृत इसको बोला है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत के समय में ही रामायण महाभारत की रचना हुई थी। माने इसी काल में रामायण महाभारत वगैरह हुआ था। और वैदिक संस्कृत में ऋग्वैदिक ये सब जो है वेद, इनकी रचना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपको ये भी बन सकता है। तो वैदिक संस्कृत से ऋग्वैदिक आप याद रखिएगा और जो लौकिक संस्कृत है रामायण महाभारत यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग दूसरा जो है ना, जो दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल को मोटा मोटी प्राकृत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग प्राकृत बोलते हैं। लेकिन
अब हम लोग मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल को प्राकृत न कह करके 3 भाषा में बांटेंगे। ठीक है, प्रथम प्राकृत काल, दूसरा द्वितीय प्राकृत काल और तीसरा तृतीय प्राकृत काल। लेकिन तीनों जब मिल जाएगा तो प्राकृत काल बन जाएगा। ठीक, तो देखिए जो प्रथम प्राकृत काल है इसको हम लोग पाली भाषा कहते हैं। तो प्रथम प्राकृत काल को क्या कहते हैं? तो पाली भाषा कहते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न आएगा कि पाली भाषा का समयावधि बताइए, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम ईस्वी। याद रखिएगा, पाली का ये समयावधि है। पाली में त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुआ था। पाली में किसका रचना हुआ था? तो त्रिपिटक ग्रंथ का। याद रखिएगा, त्रिपिटक। ठीक है, भारत की प्रथम देश भाषा है पाली। तो बताइए कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन है? तो पाली है। याद रहेगा ना यहाँ से। अब देखिए, जो शिलालेखी भाषा है वह क्या है? प्राकृत है। शिलालेखी भाषा क्या है? तो प्राकृत है। पाली के 3 महत्वपूर्ण व्याकरण हैं। पाली के 3 महत्वपूर्ण व्याकरण है। ठीक है, पहला है कचान व्याकरण। क्या है? कचान व्याकरण। इसके रचनाकार हैं महाकचान। रचनाकार कौन है? महाकचान। दूसरा है मोगलान, इसके रचनाकार है मोगलान। और तीसरा है सदनीति, इसके रचनाकार हैं बर्मी भिक्षु। और सदनीति से प्रश्न आ चुका है पहले। ठीक है, तो बर्मी भिक्षु आप याद रखिएगा। ठीक है, सदनीति, बर्मी भिक्षु। प्रथम प्राकृत काल को क्या कहते हैं? तो पाली बोलते हैं। समय अवधि है 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम ईस्वी। पाली में ही त्रिपिटक का रचना हुआ था। भारत की प्रथम देश भाषा है पाली। शिलालेखीय प्राकृत है यह पाली। पाली के 3 व्याकरण है। कचान व्याकरण महाकचान द्वारा रचित है, और मोगलान के द्वारा रचित है। सदनीति बर्मी भिक्षु के द्वारा रचित है। चलिए आगे देखिए, दूसरा है द्वितीय प्राकृत काल। इसका भाषा है प्राकृत। द्वितीय प्राकृत काल का अन्य नाम क्या है? प्राकृत। द्वितीय प्राकृत काल का अन्य नाम क्या है? प्राकृत है। इसका समय अवधि है 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। समय अवधि क्या है? 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। महावीर के सारे उपदेश जो है ना वो प्राकृत में ही हैं। महावीर के सारे उपदेश क्या में हैं? तो प्राकृत में है। प्राचीनतम जनभाषा कौन है? तो प्राकृत है। प्राचीनतम जनभाषा कौन है? प्राकृत है। प्राचीनतम जनभाषा कौन है? प्राकृत है। साहित्यिक भाषा कौन है? तो प्राकृत है। साहित्यिक भाषा कौन है? तो प्राकृत है। ये सब चीज़ मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, कि साहित्यिक भाषा कौन है? तो प्राकृत है। भरत मुनि ने प्राकृत भाषा में नाट्य शास्त्र का रचना किए हैं। भरत मुनि ने प्राकृत भाषा में नाट्य शास्त्र की रचना किए हैं। और प्राकृत व्याकरण जो है वह है वररुचि। प्राकृत व्याकरण का नाम क्या है? वररुचि। प्राकृत व्याकरण का नाम क्या है? वररुचि। और प्राकृत के पाणिनि किसको बोलते हैं? तो हेमचंद्र को। प्राकृत के पाणिनि किसको बोलते हैं? तो हेमचंद्र को बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए, अब आगे है तीसरा तृतीय प्राकृत काल। इसको बोलते हैं अपभ्रंश। क्या बोलते हैं? अपभ्रंश बोलते हैं। अपभ्रंश का समय अवधि क्या है? तो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। अपभ्रंश का समय अवधि क्या है? तो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए, अपभ्रंश काल के प्रथम भाषा को अवहट कहा गया है। तो अवहट किसको बोलते हैं? तो अपभ्रंश काल के प्रथम भाषा को ही अवहट बोलते हैं। ठीक है, यह आधुनिक भारतीय भाषा का हिंदी का प्रारंभिक रूप है। अवहट क्या है? तो यह आधुनिक भारतीय भाषा का हिंदी का प्रारंभिक रूप है। इसे संक्रमणकालीन या संक्रमणकालीन भाषा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संक्रमणकालीन भाषा बोला जाता है। ठीक है, और क्या है यह? तो अपभ्रंश काल के प्रथम भाषा को अवहट कहा जाता है। यह जो है आधुनिक भारतीय भाषा का हिंदी का प्रारंभिक रूप है। इसे संकरणकालीन या संक्रमणकालीन भाषा कहा गया है। याद रखिएगा। आगे है
औहट जो है ना, इसका समय अवधि है 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी। हालांकि कोई बुक में 900 से 1100 दिया गया है, लेकिन 1100 से 1400 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा सही यही है। अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को औहट कहा है। अपभ्रंश के रचनाकार क्या बोले, अपनी भाषा को औहट बोले हैं, लेकिन वो भाषा कौन था, अपभ्रंश है। आगे देखिए, अपभ्रंश के महाकवि हैं स्वयंभू। अपभ्रंश के महाकवि किसको बोलते हैं, तो स्वयंभू को बोलते हैं। ये सवाल भी आता है कि अपभ्रंश के महाकवि कौन हैं, तो स्वयंभू हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे जो तीसरा बच गया ना दोस्तों, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका समयावधि है दोस्तों 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक। 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक है इसका समयावधि। देखिए, इसके भी 3 रूप होते हैं। पहला है प्राचीन हिंदी, दूसरा है मध्यकालीन हिंदी और तीसरा है आधुनिक हिंदी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का 3 भाग होता है। एक तो है प्राचीन हिंदी, इसका समय अवधि है 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी। कहने का मतलब कि औहट ही है यह। क्या है यह, औहट ही है प्राचीन हिंदी। 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी। इसको प्रारंभिक हिंदी बोलते हैं, आरंभिक हिंदी बोलते हैं, आदिकालीन हिंदी इसी को बोलते हैं, प्रारंभिक हिंदी को ही। दूसरा है मध्यकालीन हिंदी, 1400 से लेकर के 1850 वाला हिंदी जो है वो मध्यकालीन हिंदी है। और आधुनिक हिंदी जो है 1850 से लेकर के अब तक यह आधुनिक हिंदी है। तो समय काल आप यहाँ से भी इसको याद रखिए। समयावधि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आसान है, दूसरा तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। स्वयंभू को अपभ्रंश की वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, स्वयंभू को क्या कहा जाता है, तो अपभ्रंश की वाल्मीकि किसको कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। और अपभ्रंश के महाकवि किसको कहा जाता है, तो स्वयंभू के कहा जाता है। पयुम चरियु इनकी सर्व प्रमुख रचना है, यह राम काव्य है। जो पयुम चरियु है यह क्या है, सर्वप्रमुख रचना है, और यह क्या है, राम काव्य है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से भी आ जाएगा कि अपभ्रंश के वाल्मीकि किसको बोला जाता है, तो स्वयंभू को। पयुम चरियु के रचनाकार कौन है, स्वयंभू है। पयुम चरियु में किसका वर्णन है, तो राम काव्य का। तो ये सब सवाल जो है पूछा जाता है घुमा फिरा करके। ठीक है, आगे देखिए, आगे है दोस्तों कि धनपाल की रचना भविष्यत कहा। धनपाल की रचना भविष्यत कहा प्रथम प्रबंध काव्य है। धनपाल की रचना भविष्यत कहा क्या है, तो प्रथम प्रबंध काव्य है। प्राकृत और प्रारंभिक हिंदी के बीच की भाषा अपभ्रंश है। प्राकृत और प्रारंभिक हिंदी के बीच की भाषा को क्या कहते हैं, अपभ्रंश बोलते हैं। जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है उसको तो सबको प्राकृत बोलते हैं, तीनों के सम्मिलित रूप को। लेकिन प्राकृत और प्रारंभिक हिंदी के बीच का जो भाषा है ना उसको बोलते हैं अपभ्रंश। मैंने 6 से लेकर के 12वीं, 6 से लेकर के 12वीं तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद दोस्तों कि उत्तर भारत की बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा है प्राकृत। ठीक है, आदिकाल में 4 प्रकार के भाषा का प्रयोग होता था। आदिकाल में 4 प्रकार के भाषा का प्रयोग होता था, जैसे कि राजस्थान और उसके आसपास वाला क्षेत्रों में। एक तो पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में ही ये जो अपभ्रंश है इसी में स्वयंभू के पयुमचरी रचनाकार है। दूसरा है डिंगल। डिंगल माने है कि पुरानी राजस्थानी भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। मैंने पुरानी राजस्थानी भाषा को डिंगल कहते हैं और ये नागरी लिपि में लिखी जाती है। डिंगल क्या है, तो नागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे इसको विशेष तरीका से पढ़ेंगे आगे। और इसका अधिकांश प्रयोग जो है ना वो चारण शैली कवियों द्वारा किया जाता है। डिंगल का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो चारण कवियों द्वारा। ठीक है, और ये जो है पश्चिमी राजस्थानी है। डिंगल क्या है, तो पश्चिमी राजस्थानी है। राजस्थानी तो राजस्थान के तटीय इलाका में, ठीक है, और राजस्थान के जैसे कि पश्चिम मध्य प्रदेश वाला इलाका में, माने उससे सटे वाला इलाका में राजस्थानी का प्रयोग होता है। और आगे है पिंगल, तो पूर्वी राजस्थानी के साहित्यिक रूप है और इसका अधिकांश साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। तो भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित अधिकांश जो साहित्य है वह किस भाषा में है, तो पिंगल में है।
सरस और कोमल भाषा है पिंगल। पिंगल क्या है? तो सरस और कोमल भाषा है। शास्त्र सम्मत और व्यवस्थित भाषा है पिंगल। शास्त्र सम्मत और व्यवस्थित भाषा कौन है? तो पिंगल है। प्रेम की भाषा कौन है? तो पिंगल है। बहुत सारे इसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको भी याद रखिएगा ऑल ओवर को। आगे देखिए, आगे है अपभ्रंश के प्रकार। एक तो सौरसेनी, दूसरा पैसाची। पैसाची में है पंजाबी भाषा। पैसाची से क्या निकला है? पंजाबी भाषा। बराचड़ से लिखना है सिंधी। बराचड़ से सिंधी। महाराष्ट्री से मराठी। मगही से भोजपुरी, मैथिली और मगही। मागधी से भोजपुरी, मैथिली और मगही। अर्धमागधी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और खस से पहाड़ी हिंदी। आगे हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से इसके बारे में जानेंगे अभी। ठीक है, देखिए। और गुजराती आमतौर से सवाल पूछा ही जाता है, तो गुजराती याद रखिएगा शेरसैनी। ठीक है, गुजराती याद रखिएगा शेरसैनी में। आगे देखिए, आगे हम लोग ले लिए हैं कि अपभ्रंश के महत्वपूर्ण प्रकार, उसकी उपभाषा और उसके बोलियाँ। जो 18 बोलियों के बारे में और 5 उपभाषा के बारे में हम लोग शुरू में डिस्कस किए थे ना, उस चीज़ को हम लोग यहाँ ढंग से पढ़ेंगे। देखिए, तो पहला है सौरसेनी अपभ्रंश। इसमें प्रथम उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। प्रथम उपभाषा कौन है? पश्चिमी हिंदी। इसकी बोलियाँ हैं 5 बोलियाँ। तो पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ आता है? तो 5। डायरेक्ट सवाल आता है कि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ आता है? तो 5। कौन कौन? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी। दूसरा है राजस्थानी। राजस्थानी में कौन कौन भाषा आता है? मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती। मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती, ये सब राजस्थानी में आता है। 4 भाषा आता है राजस्थानी में, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। पहाड़ी में 3 भाषा आता है, नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी में 3 भाषा, नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। दूसरा अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश। मागधी में बिहारी उपभाषा आता है और बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आ जाएगा। भोजपुरी, मगही, मैथिली आ जाएगा। हालांकि जो है वो असमी तक भी इसी में आता है, बंगाली भी इसी में आता है। ठीक है, और उड़िया भी इसी में आता है बिहारी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो मागधी में 3 प्रमुख बोलियां आता है। आगे है अर्धमागधी में। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आता है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। अर्धमागधी में 3 हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब आगे देखिए। हिंदी भारोपीय यानी कि भारत यूरोप की परिवार की भाषा है। रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। भाषा में 4 प्रकार का भाषा परिवार पाया जाता है। एक तो भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा आष्टिक भाषा परिवार और चौथा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में आ जाएगा कन्नड़, जो कि कर्नाटक का है, तमिल जो कि तमिलनाडु का है, और तेलुगु जो कि आंध्र प्रदेश का है, और मलयालम जो कि केरल का है। ये द्रविड़ में आता है। और आष्टिक में आपको पता होगा कि मुंडा भाषा परिवार, और तिब्बती में आपको पता होगा कि तिब्बती बर्मी जो है ये से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद, भारत में 73% लोग जो है ना वो भारोपीय यानी कि हिंदी आर्य भाषा बोलते हैं। भारत में 73% लोग हिंदी आर्य भाषा यानी कि भारोपीय भाषा यानी कि हिंदी भाषा ही बोलते हैं। भारत में लगभग 25% लोग द्रविड़ भाषा परिवार बोलते हैं। द्रविड़ परिवार के भाषा बोलते हैं। द्रविड़ परिवार के भाषा बोलते हैं। और भारत में 1.3% लोग आष्टिक परिवार से संबंधित भाषा बोलते हैं, मुंडारी वगैरह। ठीक है, अन्य लोग जो है वो तिब्बती बर्मी बोलते हैं। बाकी जो बच गए वो तिब्बती बर्मी बोलते हैं। चलिए आगे महत्वपूर्ण टॉपिक है डिंगल। देखिए, डिंगल डिंगल जिसे प्राचीन राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन राजस्थानी भाषा को ही क्या बोलते हैं? डिंगल भाषा। प्राचीन राजस्थानी भाषा को ही क्या बोलते हैं? डिंगल भाषा। डिंगल को नागरी लिपि में लिखी जाती है और ये नागरी लिपि में लिखी जाने वाली एक प्राचीन भारतीय भाषा है।
नागरी लिपि में लिखे जाने वाली डिंगल जो है एक प्राचीन भारतीय भाषा है। इसमें गद्य के साथ साथ काव्य की भी रचना का साहित्यिक रूप है। इसमें गद्य के साथ साथ काव्य में भी साहित्य है डिंगल में। यह उच्च स्वर की भाषा है, माने युद्ध क्षेत्र की यह भाषा है डिंगल। ठीक है, क्षेत्र जो है राजस्थान, गुजरात, कच्छ, मालवा, सिंध वाला इलाके में डिंगल बोला जाता है। डिंगल साहित्य की रचना चारणों द्वारा की गई है, माने चारण शैली में किया जाता है। डिंगल साहित्य की रचना चारणों द्वारा की गई है। डिंगल मारवाड़ी और गुजराती पूर्वज माना जाता है। डिंगल जो है ना वो मारवाड़ी और गुजराती का पूर्वज माना जाता है। डिंगल मारवाड़ी और गुजराती का पूर्वज माना जाता है। डिंगल शब्द का सबसे पहला संदर्भ 8वीं शताब्दी के उद्योतनसूरी द्वारा रचित ग्रंथ कुवलयामाला में मिलता है। डिंगल शब्द का सबसे पहला संदर्भ जो है वो 8वीं शताब्दी के उद्योतनसूरी द्वारा रचित ग्रंथ कुवलयामाला में मिलता है। डिंगल नामा माला जो है वो डिंगल का शब्दकोश है। तो दोस्तों बताइए कि डिंगल नामा माला क्या है? तो डिंगल का शब्दकोश है। कौन रचनाकार है? तो याद रखिएगा कुशलाभ जैन। रचनाकार कौन है? कुशलाभ जैन है। रचना कब किए थे? तो 1618 में किए थे। रचना कब किए थे? तो 1618 में किए थे। आगे देखिए डिंगल के बारे में डॉक्टर एपी टेसीटरी का क्या मत है? तो डॉक्टर एलपी टेसीटरी का कथन है कि डिंगल का असली अर्थ है गंवारू। डिंगल का असली अर्थ है गंवारू। लेकिन दोस्तों डिंगल में कई साहित्यिक रूप लिखा गया है, इसीलिए डिंगल को हम लोग गंवारू भाषा नहीं कह सकते हैं। आगे है हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री ने डिंगल का विकास डंगल से माना है। और डंगल का मतलब होता है कि मिट्टी का ढेला, माने अनगढ़ पत्थर। डंगल का मतलब क्या है? तो मिट्टी का ढेला। ऐसा कौन माना है? तो हरप्रसाद शास्त्री। राजस्थान में प्रचलित मत है तो डिंगल का अर्थ निकलता है राजस्थान के प्रचलित मत से कि बालकों की भाषा। क्या निकलता है? तो बालकों की भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हम लोग आगे है दोस्तों हिंदी को प्राप्त संवैधानिक दर्जा। आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे जो है महत्वपूर्ण तथ्य आपको बहुत सारे मिलेंगे और वहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य आएगा। ठीक है, तो देखिए हिंदी को प्राप्त संवैधानिक दर्जा जो है उसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट्स है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर को ही 1949 ईस्वी में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में पारित किया था। वंस अगेन, प्रत्येक वर्ष हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को ही हिंदी को भारत की राजभाषा यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा होगी ये पारित कर दिया था, माने राजभाषा के रूप में पारित कर दिया था। संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 343 में अध्याय 1 में। ठीक है, भाग 17 अनुच्छेद 343 और अध्याय 1 राजभाषा हिंदी। अनुच्छेद 343 में हिंदी राजभाषा होगी और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी होगी, ऐसा बताया गया है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है जो कि हम लोग शुरू में ही डिस्कस कर लिए थे। विश्व में 70 करोड़ लोग हैं जो कि हिंदी को बोलते हैं और समझते हैं। भारत में 52.8 करोड़ लोग हिंदी को बोलते समझते हैं और प्रतिशत की दृष्टि से लगभग ये 44% है। भारत में लगभग परसेंट के हिसाब से लगभग 44% है जो हिंदी बोलते समझते हैं। हिंदी उत्तर भारत के 10 राज्यों में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है। तो 10 प्रमुख राज्य में है हरियाणा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसको हिंदी प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सभी स्टेट को हिंदी प्रदेश भी बोलते हैं। हिंदी में प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। भारत में प्रकाशित नहीं बोला जा रहा है,
हिंदी में प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र बोला जा रहा है तो हिंदी में प्रकाशित है उदंत मार्तंड। प्रकाशन हुआ है 1826 में। संपादक हैं इसके युगल किशोर शुक्ल। संपादक कौन है? तो युगल किशोर शुक्ल। ऐसे 1818 में एक और पत्र जो है वो प्रकाशित किया गया था, लेकिन वो भारत में हिंदी भाषा का नहीं था। ठीक है, तो उदंत मार्तंड याद रखिएगा 1826। संपादक हैं युगल किशोर शुक्ल। आगे देखिए, खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? कौरवी। और खड़ी बोली के जो सबसे प्राचीनतम जो कवि हैं वो कौन है? अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो हैं। कौरवी के साहित्यिक भाषा बन जाने पर खड़ी बोली नाम पड़ा इसको। खड़ी बोली का क्षेत्र है मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, अंबाला, देहरादून, दिल्ली और इसके बीच वाला इलाका। ठीक है, अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको बोलते हैं? तो स्वयंभू को बोलते हैं। वाणी के डिक्टेटर कौन है? तो कबीर दास हैं। मैथिली के कोकिल किसको बोलते हैं? तो विद्यापति को बोलते हैं। तोता ए हिंद के नाम से कौन फेमस है? तो अमीर खुसरो। खड़ी बोली के यही रचनाकार हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको बोलते हैं? तो सूरदास को बोलते हैं। अमृत वर्षा करने वाला कौन है? तो रसखान है। कली काल का वाल्मीकि किसको बोलते हैं? तो नाभादास ने तुलसीदास को बोला था कली काल की वाल्मीकि। रूपकों का बादशाह किसको बोलते हैं? तो तुलसीदास को। छंदों का अजाब घर कौन है? तो केशव दास ने जो रामचंद्रिका रचना किया है वो है। गागर में सागर कौन है? किसकी कृति है या कौन ऐसा करते हैं? तो बिहारी दास। ठीक है, बिहारी लाल या बिहारी दास, 3 नाम है। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? तो सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? सरहपा। ठीक है, आगे है कि हिंदी के प्रथम गद्य के लेखक कौन है? तो गोरखनाथ। हिंदी के प्रथम गद्य के लेखक कौन है? तो गोरखनाथ। आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो चंद्रवरदाई। आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो चंद्रवरदाई। रासों का संबंध अधिकांशतः डिंगल भाषा से है। जो भी जितना भी पुस्तक है जिसमें रासो लगाया है उसका अधिकांश जो संबंध है वो डिंगल से है। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षन है। कौन है? तो समाचार सुधा वर्षन है। हिंदी का पहली कहानी लेखिका कौन है? तो इनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र बाला घोष। कौन है? राजेंद्र बाला घोष। हिंदी का प्रथम लघु पत्रिका कौन है? तो नए पत्ते। हिंदी का प्रथम लघु पत्रिका कौन है? तो नए पत्ते। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? तो विद्यापति। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गीतकार हैं दोस्तों विद्यापति। कौन है? तो विद्यापति। नागेंद्र के अनुसार हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो असाइत है। कौन है? असाइत। सूफी कवि कौन है? तो असाइत है। सर्वप्रथम दोहा और चौपाई की पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो सरहपा ने किया। हिंदी का प्रयोग हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है तो पद्म पराग। कौन है? पद्म पराग। हिंदी का प्रथम संस्मरण है तो हरिऔध जी का संस्मरण है। हिंदी का प्रथम जीवनी है तो भक्तमाल। कौन है? भक्तमाल है। हिंदी का प्रथम पद आत्मकथा है अर्धकथानक। क्या है? अर्धकथानक। हिंदी का प्रथम गद्य आत्मकथा है तो स्वचरित आत्मचरित। स्वचरित आत्मचरित। आगे है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? तो एक घूंट। क्या है? हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? नाहुस। कौन है? नाहुस। हिंदी का प्रथम कहानी कौन है? इंदुमती है। कौन है? इंदुमती। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। कौन है? परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज कौन है? तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्टार्ज। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन है? लंदन यात्रा है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन है? लंदन यात्रा है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली कौन से नंबर पर आता है? तो विश्व में बोली जाने वाले समझी जाने वाली भाषा में हिंदी का 3रा रैंक है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है तो चीनी भाषा परिवार का। राजस्थान की भाषा राजस्थानी किसने कहा था? तो ग्रियर्सन ने राजस्थान की भाषा राजस्थानी कहा था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। तो दोस्तों
अब हम लोग मिलते हैं रिवीजन एक्सप्रेस के अगले वीडियो के साथ। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह जो वीडियो है, इस वीडियो से आपका हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी अवहट और डिंगल समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।